बताना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कई लोग कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह एनरोल कर लेते हैं खुद को, कोई 300 में कोई 400 में, और फिर वो कोर्सेज या क्लासेस आपकी चलती नहीं है। तो इसलिए मैं खुद ही बोल देती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और आप क्या कहते हैं, पोल में जवाब दीजिए। 10-20 सेकंड का समय आप ले सकते हैं पढ़ने में, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, टेंशन ना लो, कल से 9 बजे ही बिल्कुल शुरू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलो कोई नहीं। अजर्शन की अगर हम बात करें, ये नया तरीका है, जब से ऑनलाइन एग्जाम आना शुरू हुआ तब से इस तरह के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, उससे पहले नहीं आते थे। कथन एवं कारण। कथन क्या है, अजर्शन क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ये बात हम जानते हैं। रीजन क्या है इसका, लर्निंग, तो ये बात तो सही हुई, क्योंकि अभी हम ये बैच में भी पढ़ रहे थे, ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच गया है, कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट होते हैं, अधिगम और विकास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं ये सारी, चाहे वो मैच्योरिटी हो, लर्निंग हो, ग्रोथ हो, ठीक। रीजन क्या है इसका, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, यानी आपने कुछ सीखा है उससे आपका विकास भी होगा। भाई आप पढ़ रहे हैं, एफर्ट्स, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज बिहेवियरल चेंज या चेंज इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास और अनुभव के आधार पे जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो उसको अधिगम कहते हैं। आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपने एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस लगाया और सीख लिया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया लगभग परमानेंटली। तो लर्निंग नए कंडीशंस बनाता है डेवलपमेंट के लिए, कहा जा सकता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है आज। ट्रू, ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी सही है, इसका रीजन भी सही है, इंटर रिलेटेड है, और जिस बारे में ए में बात हो रही थी उसी को एक्सप्लेन किया गया, या उसी के बारे में, लर्निंग के बारे में ही बात की है इन्होंने आर में भी। ऐसा हो सकता है कि ए में कुछ कहें, आर में कुछ कहें, फिर दोनों गलत हो जाएंगे, या जो सही है तो सही है, लेकिन रीजन इसका नहीं होगा। हमें ये देखना है इसका ही रीजन यहां है या नहीं है। अगर ये रीजन कुछ और कह रहा है और यहां कथन कुछ और था, दैट मीन्स आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपने आप में इंडिविजुअली ठीक हो सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका ए सही, ठीक है। फटाफट से समझेंगे, 1 मिनट का समय देके। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम जो है वो नई परिस्थितियां या स्थितियां सृजित करता है विकास के लिए। विकास में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे मैचुरेशन, उस पे आपके बहुत ज्यादा एफर्ट का या प्रैक्टिस का या ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव परिपक्वता पे नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड हैं, ये कह देते हैं हम, है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग तो भैया एफर्ट और प्रैक्टिस के कारण, एफर्ट और प्रैक्टिस के कारण, अभी आप यहां सीख रहे हैं ना, तो एफर्ट मार रहे हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ रहा होगा, ठीक है, तो वो लर्निंग कहलाएगी। जबकि डेवलपमेंट में कुछ चीजें समय के साथ अपने आप आ जाती हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, खुद से थोड़ी निकालेंगे आप, तो वो मैचुरेशन के कारण खुद से आ जाते हैं। इसमें प्याजे कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी एज के साथ जो डेवलपमेंट आ रहा है उसके बेसिस पे आप सीख पाएंगे। ये कौन कहता है, प्याजे, ठीक। वहीं वाइगॉस्की की अगर माने, वो कहेंगे पहले बच्चा सीखता है और सीखने से उसका विकास होता है, ये कहेंगे वाइगॉस्की, कि भाई आप लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत रीड करते हैं, रीडिंग हैबिट है आपकी, बहुत अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, इस लर्निंग की वजह से, इस अधिगम की वजह से, क्योंकि लर्निंग मतलब रीडिंग क्या है, एफर्ट है, प्रैक्टिस है, उसमें अभ्यास लगेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा। इस लर्निंग की वजह से आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट क्या, बाकी लोगों से ज्यादा मैच्योरिटी या समझ आपकी विकसित हो सकती है। तो ये लर्निंग से डेवलपमेंट का उदाहरण मैंने आपको दिया जो वाइगॉस्की मानते हैं। पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होता है, अगर आपकी एक सर्टेन एज ही नहीं है तो आप वो किताब समझ ही नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है तब आप उस एज के लेवल की चीजें सीख पाते हैं, इसलिए आपका जो करिकुलम है वो एज वाइज बनाया जाता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। हम कहते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग जो है इंटर रिलेटेड है। तो अगर ऐसे लिखा हो डेवलपमेंट ब्रिंग्स लर्निंग और लर्निंग ब्रिंग्स डेवलपमेंट, दोनों बातें सही हैं, बस अलग पर्सपेक्टिव है, एक पियाजे का है, एक वाइगॉस्की का है। कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये दोनों प्रोसेसेस, एक दूसरे की पूरक है, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों बातें एकदम सही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने समझाया है क्योंकि आप भी यही चाहते हैं। अभी आज थोड़ा सा हम लेट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे और आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से लाइक शेयर करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। गलत नहीं पूछा, सही पूछा है, बताइए फटाफट से
कौन सा कथन सही है? बिल्कुल यार, कल से जल्दी करेंगे क्लास, मैंने बताई आपको समस्या। अब ये बातें छोड़ो, इधर आ जाओ फटाफट से। कौन सा कथन सही है? और भी क्लासेस होते हैं यार बैच में, बहुत कई बार कुछ समस्या हो जाती है। देखिए, तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज राइट, बच्चे के विकास के बारे में कौन सी बात सही है? फटाफट बताओ। डेवलपमेंट इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट। यानी ए ऑप्शन कहता है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, नेचुरली होता है, अनफोल्ड होता है समय के साथ। ठीक है, नेचुरली होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। किंतु इसे सुसाधित करने के लिए, यानी बेहतर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो हमें आगे बढ़ाए, समृद्ध वातावरण प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छा विकास होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, एक एज में वो चलना सीखेगा, लेकिन आपने क्या किया? साथ में उसको एक वॉकर और लाके दे दिया। वॉकर समझते हो ना, जो चलते हुए आवाजें निकालता था पहले, बच्चे को सपोर्ट मिल जाती है, बीच में गिरता नहीं है, वो चलना सीखता है जब, तो वो उसके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट हो गया। तो एनवायरमेंट अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा। अपने आप तो हो ही रहा है, चलना तो सीख ही लेगा। ऐसा थोड़ी है जिन बच्चों को वॉकर कभी नहीं मिले उनको माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखा देते हैं, या सीख जाते हैं वो भी बच्चे। लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा तो बेहतर हो सकता है, सुविधाजनक हो जाएगा जो विकास है। बात तो सही है। डेवलपमेंट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। भैया ये तो पहली ही बात थी हमने जब पढ़ी थी डेवलपमेंट के बारे में कि मॉडिफिकेशन संभव है, ये एमेंडेबल है, चेंजेबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो प्री डिटरमाइन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कि हेरिडिटी सेट कर देती है डेवलपमेंट, एनवायरमेंट का भी तो कोई रोल होगा। ठीक, सी ऑप्शन है। अगर हेरिडिटी से तो आप एक साइंटिस्ट के बच्चे हैं और एनवायरमेंट आपको मिला है चोर डकैतों वाला, तो फिर आप किधर जाएंगे? खतरनाक दिशा में मुड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? सिर्फ हेरिडिटी का रोल नहीं, एनवायरमेंट का भी रोल है। डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एनवायरमेंट का। सी ऑप्शन है हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। अब ये भी कहना गलत होगा, एनी रोल कैसे नहीं करती भाई, एक अच्छा खासा रोल है। डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। यानी इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद ही विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, हम तो यहाँ मूंगफली छील रहे हैं, हम जो कहते हैं वोम टू टूम जाता है, कह कह के चिल्ला चिल्ला के पिछले 6.5 साल में है, हमारे बाल सफेद हो गए 1-2, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था से शुरू होगा विकास। भैया गर्भ से शुरू हो जाएगा, वूम्ब से शुरू होगा, कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होगा, गर्भाधान से शुरू हो जाएगा और मृत्यु तक जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस हमने कल परसों भी पढ़ा था, जो एक सेशन हुआ था आपका 2-4 दिन पहले, कि डेवलपमेंट क्या है? सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। मतलब गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले कुछ परिवर्तनों को विकास कहते हैं। ठीक है, जिसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए। इसके कई नाम है, ध्यान रखिएगा। अभी आपसे स्टेजेस भी पूछेगा, एक क्वेश्चन है जिसमें सारे, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं जितने भी ऑनलाइन में इस बार हुए हैं डेवलपमेंट के। इसको प्रीनेटल पीरियड कह सकते हो, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक, इसको आप वूम्ब कह सकते हो, यानी गर्भ। ठीक, ये क्या हुआ? प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हो। ये सारे पीरियड जो है जन्म से पहले की बात है और डेथ तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, है ना। लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्सेप्शन टू डेथ या टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब, यानी कब्र तक। ठीक है, अब यहां पे धर्म मत ले आइएगा बीच में, इसका मतलब है जीवन पर्यंत। क्लियर है बात? तो ये प्रीनेटल पीरियड से, प्रसव पूर्व अवस्था से, अभिमन्यु की शिक्षा आपने सुनी होगी, गर्भ से शुरू हो जाती है विकास की प्रक्रिया। आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आपकी बहुत सारी चीजें जो है बॉडी की वो विकसित होने लगती हैं। तो आपका डेवलपमेंट तो गर्भ से शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद शुरू होता है। तो ये आपको मूर्ख बनाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप भटके ना, इनको कहते ही डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पोल में आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। Although domains of development overlaps with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to the progression of feelings about self and others? भाई इन्होंने कहा है, अब क्या कहा इन्होंने? सीधा पूछना ही बंद कर दिया कि हम तो तुम्हें 8 लाइन देंगे। वो मैं एग्जाम्पल लेती थी ना पहले, अभी लॉकडाउन में रामायण देखना फिर से शुरू किया था सबने, कि तो उसमें श्री राम वाला वो एग्जांपल आता था ना कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके पेट पे बाण मारिए। तो ये इन्होंने यही किया है कि इनको 1 लाइन में मत पूछो, 2 लाइन में भी मत पूछो, इनसे पूछो 6-8 लाइन में, ताकि पेट पे बाण मारना है, ताकि कंफ्यूज होके गिर जाएं आसान क्वेश्चन में भी, है ना। क्वेश्चन आसान है बट इतनी घुमा घुमा के बातें कर दी कि एक इंसान जो रट के आया है या जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, प्रैक्टिस कम की हुई होगी,
वो सोचेगा यार ओवरलैप करने की बात कर रहा है, पता नहीं किसकी बात चल रही है, क्योंकि आप सेंस नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया डॉली, क्लियर है बात। डी ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन इसमें आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है या ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड है। विकास के 3 मुख्य पक्ष हैं एज पर एनसीईआरटी, पीसीएसई, ये एसई एक साथ ही काउंट होते हैं इसलिए 3 पक्ष कह देते हैं, अगर इनको अलग अलग करना हो तो 4 कह सकते हो। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी हमारा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और इमोशनल, ये चारों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, या ये तीनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। बात तो सही है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। फिर भी येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिकली अटेम्प्ट्स, फिर भी कौन सा वो डोमेन है जो स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से भावनाओं की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप वो, और दूसरों के बारे में क्या आप फील करते हैं। फीलिंग एस्पेक्ट, इसको अफेक्टिव एस्पेक्ट या अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं बीएस ब्लूम की भाषा में, ठीक है ना, संवेगात्मक पक्ष कहते हैं इसको। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, आपके इमोशंस से। फीलिंग कहां से आएगी, इमोशंस से। इमोशनल डेवलपमेंट, आप कैसा फील करते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, कितने अवेयर हैं अपने इमोशंस को लेकर के। मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत के बारे में है, आपके कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज होते हैं जो सही और गलत की तरफ आपको लेके जाते हैं। और मॉरल वैल्यू या मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का। ठीक, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का। फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप में ही मेजर प्रकार है डेवलपमेंट का, जिसमें मोटर स्किल्स का विकास आता है, गत्यात्मक, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास जल्दी में नहीं सीखना है, अगेन थोड़ा सा टाइम ले लेना है। मेरी खुद की स्पीड ज्यादा होती है, बट कोशिश करिए ये एक्स्ट्रा बातें जो बताई जा रही हैं इनको दिमाग में बिठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बता देंगे, परेशान ना हो। अगर हम बात कर रहे हैं, 2-4 दिन लगते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस बार की सीटेट की क्लास जस्ट अभी शुरू की है मैंने, ठीक है ना। तो उस केस में आपको किसी भी टीचर को 2-4 दिन देने होते हैं ताकि आप उसके पेस को मैच कर पाओ, उसके वे को मैच कर पाओ, आपको समझ में आए चीजें अच्छे से, है ना। देखिएगा एक बार, तो एक चीज होती है इमोशनल डेवलपमेंट। हमने समझ लिया कि हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट, जब हम पहले दिन स्कूल गए थे, रोते पीटते गए थे, 4 लोग लेके जाते थे पुराने जमाने में स्कूल, तब जाकर के जाते थे। बाद में आप खुद से स्कूल चले जाते हैं, बल्कि घर वाले कहें छुट्टी कर लो बेटा, आप कहें अरे आप तो घर पे काम कराओगे यार, मैं तो जा रही हूं, यहाँ जा रहा हूं स्कूल। बाद में आप में क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। अब आपको पता है अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म है जिसपे एक क्वेश्चन आता ही, अभी कल परसों भी मैंने एक सेट कराया था, तो क्वेश्चन कराया था आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे। एक क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, या ईक्यू या ईआई कह देते हैं इसको, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बच्चे में डेवलप होना, इसको इंटेलिजेंस से। आईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईक्यू, ये कह दिया जाता है, सॉरी, EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, यानी आपकी IQ से, आपका बुद्धि का स्तर कितना है, आप एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है, आपका इमोशनल कोशेंट कितना है। तो EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ इटसेल्फ, ऐसा कहते हैं डेनियल गोलमैन। तो ये जरूरी क्यों है, क्यों, अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं बट आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ कह दे आप भड़क जाते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं, कहीं कुछ और कर देंगे, कहीं किसी को मतलब गुस्सा आ गया, बाइक चला दी तेज, फिर निकल लिए, है ना, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने था, 1990 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये नहीं पूछा है कि दिया किसने था, बट डेनियल गोल्डमैन पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। तो 1990 की जब हम बात करेंगे तो येल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, एक हैं सेवॉयर और दूसरे हैं जॉन मेयर। सेवॉयर मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और 1995 में बुक आई इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की, जिसको डेनियल गोलमैन ने लिखा। छोटी सी क्यूट सी बुक है ना, गोलमैन ने लिखा। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सामवेगिक बुद्धि, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में अवेयर कितने हैं, उनके प्रति जागरूक भी हैं कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है ना। सीधा फिर फ्रस्ट्रेशन में निकलती है वो चीज। तो आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं या नहीं है, आप कब किस काम को करते हुए कितना कैसा महसूस करते हैं, है ना, वो हुई अवेयरनेस। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, अवेयर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि कब आप कैसा महसूस करते हैं। फिर होता है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। भाई अगर आपको कई बार पता होता है, आपका मन कर रहा होता है अंदर से सामने वाले को गाली ही दे दो डायरेक्ट, बट आप नहीं देते ना, क्योंकि आप मैनेज करना जानते हैं, आपको लग रहा है सही जगह नहीं है, भैया बॉस है, नौकरी से निकाल देगा बेकार में, है ना। तो इमोशनल मैनेजमेंट आप सीख गए वहां पे।
तो इमोशंस को मैनेज करना भी इसका हिस्सा हो गया। आपने इमोशंस को डायरेक्शन देना, भाई आपको गुस्सा आ रहा है, जरूरी थोड़ी आप किसी को थप्पड़ मार के बात करेंगे, वो अधिकार नहीं है आपका। आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, तो इमोशंस को डायरेक्शन दे दिया आपने। ठीक, अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को रेगुलेट करना इमोशंस पे, खुद पे, है ना। मोटिवेशन भी इसका एक एस्पेक्ट है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब आप में समानुभूति है, आप खुद को दूसरे की जगह रख के देख पाते हैं, तब भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होगा। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को लेके अवेयरनेस। सोशल स्किल्स, कहां कैसा बिहेव करना है, ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के। इसमें 4 चीजें मुख्य हैं जो आप एक बार यहां देख सकते हैं, और ये पूछा जा चुका है इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें 4 मुख्य चीजें, परसीविंग इमोशंस, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बने, यानी इमोशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं आप। कई बार सामने वाला गुस्से में नहीं होता, उसका तरीका ही वैसा होता है। जैसे कई लोगों को लग सकता है यार हिमांशी तो बहुत एटीट्यूड में रहती है, आप मिले, बात की, आपका वो परसेप्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो इमोशन को परसीव किया हुआ था। हो सकता है मेरी टोन ही वैसी हो, या किसी और की भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, वो नॉर्मल भी बोलते हैं, लगता है गुस्से में बोल रहे हैं बेचारे। तो परसीविंग इमोशंस यानी हम इमोशंस को परसीव कैसे कर रहे हैं, है ना, हम उनका परसेप्शन कैसा बना रहे हैं, हमारा एक नजरिया कैसा क्रिएट हो रहा है उनके प्रति। तो परसीविंग इमोशंस, कि हम ठीक से परसीव कर पाए इमोशंस को। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, हम इमोशंस को समझ पाए कि भाई किसी के साथ कोई घटना घटी है, ब्रेकअप हुआ है, तो 4 दिन हमारा दोस्त दुखी रह सकता है, अभी उसका वो वाला फेज चल रहा है, तो हम समझ रहे हैं इमोशंस को, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हुए। ठीक, बच्चे के केस में भी आप डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग इमोशंस, किस इमोशन को कहां यूज करना है। बच्चे को डांटना है तो हंसने वाला इमोशन थोड़ी यूज करोगे, कि या खुशी वाला इमोशन कैसे यूज करोगे डांटते हुए। हालांकि डांटना मतलब उस तरह से सही नहीं है, बट आप डिस्कस भी कर रहे हो, कोई सीरियस बात भी कह रहे हो क्लासरूम में, तब भी आप इमोशंस को यूज करोगे। हर एक बात में कोई ना कोई इमोशन तो आप यूज करते ही हैं। मैनेजिंग इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को आप मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आ गई, यानी इमोशनल अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, परसीव कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे करेंगे। एक और चीज का यहां पे ध्यान रखना है, जेबी वॉटसन ने ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये सभी को पता ही होना चाहिए। 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, कुछ बाद में होते हैं इमोशंस, लेकिन जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन कहते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन आया था और उसके बाद भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तभी आया था। जेबी वॉटसन कहते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं इनको, व्यवहारवाद का जनक, बट आपके काम का नहीं है सीटेट में, आपके काम का है। इन्होंने कहा है 3 इमोशंस जन्म से होते हैं। फॉल से आप याद रख सकते हैं, फॉल बोले तो फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर, लव, ये बर्थ, बाय बर्थ हैं ये 3 इमोशंस, है ना। 3 संवेग क्या है, जन्म से होते हैं। फॉल, FAL, ठीक है, फॉल मतलब गिरना, फॉल इन लव से याद रख सकते हो, ठीक है ना। फियर, फियर बोले तो भय, यानी आप बच्चे को उछालिए, छोटा सा बच्चा है उसको ऊपर उछालिए, आपको नजर आएगा भय उसके अंदर, मतलब शुरुआत में तो डरता है, वो बाद में एक्साइटेड होना सीखता है, ठीक है ना। एंगर, एंगर क्या है, क्रोध। आप छोटे से बच्चे को आंखें दिखाइए वो डर जाएगा, मतलब गुस्सा वो आपका समझ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। फियर उसके अंदर आया, एंगर आपने शो किया, मतलब एंगर भी जन्म से है। फिर आता है लव, यानी प्रेम। भाई एक जरा सा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो भी प्रेम के भाव समझता है आपके, जब आप उसको गले से लगाते हैं, उसको खिलाते हैं, व्हाटएवर। तो भय, क्रोध और प्रेम, फियर, एंगर और लव बाय बर्थ होते हैं हमें, ऐसा वॉटसन कहते हैं। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, 2018 में पूछ लिया था कि अच्छा बताओ इनमें से कौन सा एक इमोशन है। अभी भी वो वही करते हैं, 3 चीजें दे देंगे जो दिमाग के बारे में, कॉग्निशन के बारे में होंगी। थिंकिंग लिखेंगे, रीजनिंग लिखेंगे, फिर लिख देंगे कुछ और लिख देंगे, परसेप्शन लिख देंगे, और कहीं एंगर या लव में से कोई एक लिख देंगे। पूछेंगे कौन सा एक इमोशन है, तो 3 चीजें दिमाग से रिलेटेड होंगी, एक इमोशन से रिलेटेड होगा, इनमें से कोई एक इमोशन दिया हुआ होगा, आपको समझ जाना है क्या कहानी चल रही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, समझते हैं फटाफट से। इनको सिर्फ क्वेश्चंस की तरह नहीं लेना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सीटेट के बैच में आप अभी भी एनरोल हो सकते हैं, ये मुझे आ गया याद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development to form a whole। ये वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जो आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं जिसमें हमेशा, और मैं कई सारे एग्जांपल देकर के समझाती हूं हर बैच में, और कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अब जिनकी क्लियर हो जाती है वो इस पे सही लगा के आए होंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ ऑप्शंस मुश्किल नहीं है, नहीं तो इसमें आप फंस जाते हैं। अगर मैं एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दूं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। कर दूं क्या ऐड? हाँ चलिए करते हैं फटाफट से। एक ई ऑप्शन इसमें ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, और आपको ये मान के चलना है कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल को हटा करके मान लेते हैं यहां से, और यहां मैंने लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ
इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। देख रहे हो कैसे, आपको देख रहे हो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। डी ऑप्शन हटा दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपके सामने, और मैं आपको इजी बना देती हूँ ये क्वेश्चन, मैं ये हटा ही देती हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिया आपके। अब या तो ये बी होगा या फिर ये डी होगा, बताओ फटाफट से, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, बताओ एक बार। क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, दिखाना जरा पोल। ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 52% लोग। भाई साहब चक्कर आ गए आपको तो इसमें, है कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, इट्स ओके, होता है कोई बात नहीं। मतलब ए ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग, कौन से नशे हैं भाई ये, हैं? वीडियो एकदम क्लियर है, आप अपनी तरफ से सेटिंग चेंज कर लीजिए, हाईएस्ट सेटिंग चूज कीजिए, बताओ एक बार फटाफट से। डी ऑप्शन और बी ऑप्शन। देखो वैसे जिनमें जो लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे उनको पता होगा, ये ऑप्शन मैंने बाद में लगाया है, तो इसका उत्तर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो था ही नहीं ऑप्शन में, है ना। तो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन में इतने लोग कंफ्यूज होते हैं और ठीक से लोग इसको क्लियर कर भी नहीं पाते। समझते हैं फटाफट से क्या कहानी है दोनों को ही, फिर हम आएंगे चारों ऑप्शंस को समझने पे। ठीक, दो बातें हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, पहले इसको समझेंगे तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वो जमाने नहीं रहे कि आप बस डीप में ना पढ़ें और काम चल जाए। ठीक, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लेते हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेशन याद आ रहे हैं कुछ लोगों को, एग्जाम्पल बैच में पढ़े होंगे तो, या मैराथन वगैरह देखे होंगे तो। इंटर रिलेशन होता है अंतः संबंध। अंतः संबंध किसका, विकास के तीन पहलू हैं, अभी हमने बात की थी ना, ब्रॉड जो डोमेन है वो तीन है मुख्य रूप से, जिसको हम कई बार चार कह देते हैं प्यार से, बट नंबर्स में पूछेगा तो तीन है। वो क्या है, PCSE। ठीक, SE साथ में है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। भाई शरीर में चोट लगेगी, अच्छा महसूस नहीं करोगे उस दिन, कोई घटना घट जाए जीवन में, किसी की डेथ हो जाए, अब फिजिकली तो ठीक हो लेकिन इमोशनली परेशान हो सकता है कई लोगों को बुखार चढ़ जाए, उनकी बॉडी जो है, शारीरिक विकास भी उनका प्रभावित हो जाए। बचपन में चोट लग जाती है, बाकी एस्पेक्ट हो सकता है दिमाग का विकास ठीक से ना हो क्योंकि शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ, और व्हाटसोएवर। ठीक, मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि दिमाग में चोट लग गई तो शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं PCSE की, तो PCSE क्या है, इंटर रिलेटेड है। चारों ही प्रकार जो है विकास के इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शरीर दिमाग को, दिमाग शरीर को, और शरीर इमोशंस को। अगर आप फिट नहीं है तो आप अच्छा महसूस नहीं करते, है ना। तो ये चारों या तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। बात ठीक है। जब ये चारों या तीनों जो है मिलकर के, विकास के सभी पक्ष मिलकर के जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें, एक यूनिट की तरह काम करें, तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का मतलब क्या हुआ, सिंगल यूनिट, एक हो गए। ठीक है ना, एकीकरण। अब चार, जरूरी नहीं है चार के चार एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, इनमें से दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या चारों हो सकते हैं। तो जब विकास के अलग अलग पक्ष, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मिलकर के एक होल फॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका शरीर, ये सब क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम कर रहे होते हैं। इवन आपके इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपका पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है मिल करके क्या चल रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में चल रहे हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, अभी जैसे मैं ये लिख रही हूं तो मैं बोल भी रही हूँ, साथ में और भी चीजें हो रही हैं यूज, दिमाग का भी मेरा इस्तेमाल हो रहा है, शरीर भी मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, है ना, या आप भी उधर से पोल में आंसर कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ठीक, सोच भी रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं फटाफट से। तो जब आपके डेवलपमेंट के कई प्रकार एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करें, जब आप साइकिल चला रहे हैं, जब आप कबड्डी खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप क्या कहेंगे, बैडमिंटन खेल रहे हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका सारे प्रकार के डेवलपमेंट एक हो जाते हैं मिलकर के, या एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन, एक होल के रूप में काम करते हैं। अगर मैं कहूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक, वहीं अगर हमें ये पता है भैया, जो शरीर का विकास है वो सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये हमें पता है। इसको इंटर रिलेशन कहते हैं, कि रिलेशन है, ओवरलैप कर सकते हैं। अभी आया था ना एक क्वेश्चन, ओवरलैप करते हैं,
तो इन शब्दों को ही ध्यान में रखना है, पेपर में शब्दों पे ही उलझते हैं लोग। इंटर रिलेशन की जगह ओवरलैपिंग भी लिख सकता है वो। इंटीग्रेशन का मतलब है एक होल के रूप में काम कर रहे हैं। आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे और आपका कंफ्यूजन करते हैं दूर। ठीक, फटाफट से। Which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development? धीरे धीरे क्या होता है, हम कंबाइन करना सीख जाते हैं। इसी तरह से हम लिखना, खेलना, बाकी चीजें सीखते हैं, एक होल के रूप में काम करता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, बच्चा पहले अपनी हथेली पे उसका पकड़ आएगी, कोई आप उसको पेन भी दोगे तो वैसे पकड़ेगा, बाद में वो सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाना, ग्रॉस टू फाइन मोटर भी इसको ही कह सकते हैं हम। सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल के पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, फिर बाकी आर्म्स पे कंट्रोल, शोल्डर पे कंट्रोल आएगा, फिर आर्म्स पे यानी हाथों पे कंट्रोल आएगा, हाथों से भी फिर ये वाला जो हैंड्स हैं इन पे कंट्रोल आएगा आर्म्स के बाद, फिर इन हैंड्स से भी, हथेली से भी किस पे, उंगलियों की तरफ। तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल है सर से पैर की ओर, पहले बच्चा सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये वाला पार्ट, फिर खड़े होना सीखेगा। ठीक। कॉन्टिन्यूटी तो आपको पता ही है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ये थी कहानी। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ डिटेल में ही डिस्कशन करूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा कुछ दिन। शुरुआत में जब तक पूरा बेस आपका तैयार नहीं हो जाता, मैं एक्स्ट्रा में ही बता करके चलूंगी आपको। फिर हो सकता है धीरे धीरे वो सारी चीजें कवर हो जाएं जो हमने शुरुआत में बात की है। तो जो डेली क्लास ले रहे हैं, फिर स्पीड हम थोड़ी पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात? हाँ, ये देखो शहजादी कह रही है मैं और रिया हर जगह मिलेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। पढ़ लो, पढ़, इधर से उधर मन भटकते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट? फटाफट से बताना है, इसमें 2 मिनट नहीं लगाने, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कौन से वो फैक्टर हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आते हैं विकास के पक्ष में, यानी समाज और संस्कृति वाले फैक्टर हैं, इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एक तो हेरिडिटी वाले फैक्टर हुए, दूसरे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता है 2 तरह का, एक फिजिकल यानी भौतिक वातावरण जिसमें जलवायु, अग्नि, आकाश टाइप लोग चीजें हैं, और दूसरा हो गया सोशल एनवायरमेंट जिसमें समाज है। तो अब बताओ फटाफट से, स्कूल क्लाइमेट किसका, एनवायरमेंट का हिस्सा है? बिल्कुल एनवायरमेंट का हिस्सा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर का, वहां समाज का ही तो छोटा रूप है स्कूल। तो स्कूली माहौल जो है वो किसका हिस्सा है? सामाजिक सांस्कृतिक घटक है। जबकि तंत्रिका संबंधी विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया कोई, तो ये हेरिडिटी का हिस्सा है या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का हिस्सा है, जैविकता का। बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस ये भी किसका है? हेरिडिटी का ही हिस्सा है। जेनेटिक मेकअप आपका डीएनए एंड ऑल, ये भी हेरिडिटी का ही हिस्सा है। स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो किसका? एनवायरनमेंट का है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का, या सोशल कंटेंट्स में से एक है, सोशल एलिमेंट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए, थोड़ी सी स्पीड अब हम पकड़ लेंगे। नितिन कह रहे हैं, हेलो मैम, नितिन हियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। आपके सपोर्ट की वजह से मैं 28 सीडीपी में और ओवरऑल 120 स्कोर किया हूँ। यू आर द इंस्पिरेशन। थैंक यू नितिन, बहुत बढ़िया। देख रहे हो विनोद, नितिन कितने अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। खैर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए नितिन, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। होल्डिंग अ पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल व्हाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल, यानी एक पेंसिल को पकड़ना। ये जो पेंसिल मैंने पकड़ी हुई है, आई मीन पेन है ना, बोलो पेंसिल। ये मैंने अभी कल परसों ही सीखा है अपने बहन भाई से, है। बताओ, तो पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, और फुटबॉल को धकेलना या किक करना किस एक स्किल का उदाहरण है? फटाफट से बताओ। बोल दिया पेंसिल, ठीक है, आपकी क्लास कैंसिल। बकवास कर रही हूं मैं, चलो आओ इधर। फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? ये पेन को पकड़ना। भाई छोटी छोटी मसल्स का, यानी आपकी आंखों की और आपकी हाथ की मसल्स का कोऑर्डिनेशन जहां लगे वो फाइन मोटर स्किल है। फाइन मतलब सूक्ष्म, तो पेंसिल पकड़ना क्या है? फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फिर हम बात करेंगे किसकी? फुटबॉल को किक करना, यानी आपकी लेग्स की मसल का इस्तेमाल हुआ है, आपके शरीर की बड़ी मसल्स का जहां इस्तेमाल है वो ग्रॉस मोटर स्किल है। तो यहां पे क्या बात हुई है? पेंसिल को पकड़ना ग्रॉस फाइन मोटर, और किसको पकड़ना? फुटबॉल को लात मारना क्या है? ग्रॉस मोटर, क्योंकि उसमें लेग्स की और आर्म्स की अगर मसल्स का यूज हो रहा है तो वो लेग्स और आर्म्स की मसल का, जैसे भागने में यानी रनिंग में, जंपिंग में, है ना, और आपका ये किकिंग ऑफ फुटबॉल, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आएंगी। फाइन में आपका लिखना, लिखना बेसिकली राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें, निटिंग, बुनाई, ये सब फाइन में आएंगे। ठीक,
सोशल और इमोशनल का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर। हंसते नहीं हो आजकल आप लोग, बहुत सीरियस हो गए हो मुझे लग रहा है, या तो ये कमेंट्स आगे पीछे चल रहे हैं। मेरे जोक को आपने वेस्ट कर दिया। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये पीजे मारने पे, अगली बार मैं अच्छा जोक क्रैक करूंगी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, तनु कह रहे हैं बहुत बढ़िया, खेल लो खेल लो। देखो इधर आ जाओ। अगर हम बात करें लो हंस दिया, बहुत बढ़िया अनुज, बहुत ही अच्छा। आंसर भी दे दो अब इसी बात पे। हाँ, ये सीबीटी मोड वाले पेपर हैं जो अभी 2023 में खत्म हुआ है फरवरी में। देखिए, और इसमें मैं अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। कौन सी बात डेवलपमेंट के बारे में गलत है, सही नहीं गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, यानी अनिरंतरता में चलता है। बस आपको बताया था प्याजे नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, प्याजे लिखा होता तो सही हो जाएगा, है ना। और बाकी लोग भी जो भी स्टेजेस की बात करते हैं वो सब डिसकंटीन्यूअस मानते हैं, बट डेवलपमेंट के विषय में प्याजे ही जनरली बात करते हुए मिलते हैं। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात तो सही है, दर भिन्न होती है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर, मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरमेंट, यानी वातावरण एवं आनुवांशिकता का गुणनफल है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होता है विकास। ऐसा नहीं है अचानक से एक दिन आप 6 फीट हाइट हो गई, कल 4 फीट थी, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। अचानक से आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे, बूढ़े होने से पहले आपको बच्चा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बचपन बाद में आया, बुढ़ापा पहले आ गया। कई लोगों के लिए मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस या अनिरंतर होता है, ये हम नहीं मानेंगे। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, यानी सिद्धांतकार के डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वूम टू टूम जाता है, लाइफ लॉन्ग होता है। सही है बात। आगे बढ़ते हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो आप, कि जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज लॉजिकल रीजनिंग आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये पूरे 31 के 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको इस टॉपिक से नए क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जितना भी घुमा फिरा के लेंथी क्वेश्चंस बना सकते हैं बना दिए हैं इन्होंने। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे भाई बीच बीच में जो टफ लगेंगे आपको। क्लास कितने बजे तक हुई, पढ़ने में कितने आंसू आते हैं ना आप लोगों को, हैं? सबको तो नहीं, खैर पूछते हो कभी खाते हुए कब तक खाएंगे, टेस्ट आ रहा है तब तक खाएंगे गोलगप्पे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है? क्लास में पूछना है कब तक होगी। मैं यहाँ 5 घंटे से ले रही हूँ, तब से तो हुआ नहीं कुछ दिक्कत। इनको एक क्लास लेने में समस्या है? चलिए देखिए, अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही बात है। पूछा है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है, ओवरलैपिंग है, जैसा एक और क्वेश्चन आया था। येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये बात हम कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लिखा हो, मेंटल एबिलिटीज लिखा हो, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हो, सब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो भी काम दिमाग से होगा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, बौद्धिक विकास के अंदर आएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा। जैसे बौद्धिक क्षमताएं कौन सी, तार्किकता या तार्किक विचार, यानी लॉजिक, दिमाग से लगता है ना लॉजिक, ठीक, लॉजिक हो गया। या इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, बस एक ही इन्होंने दिया है, अदरवाइज इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब भी हो सकता था। और परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। इसी के बारे में पियाजे ने थियोरी दी है, दिमाग के विकास के बारे में ही, इसी से नॉलेज बिल्ड होती है। और वाइगॉस्की ने भी इसी के बारे में थियोरी आपकी दी है, ब्रूनर भी इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, तो लॉजिक कोई शरीर में थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पता है आपको, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं, ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा है और उधर लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। हिंदी और इंग्लिश में आजकल ये गड़बड़ करते रहते हैं। 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब है ना, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। देखिए, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जब भी है तो हमें पता है परिवार होता है प्राथमिक, और अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, इसका मतलब तब तो वो सबसे अलग रहना सीखा ही नहीं है, नया नया प्ले वे जाना सीखा है, बस हद से हद, है ना, प्ले स्कूल्स जो होते हैं। तो प्राइमरी जो है वो परिवार है, बाकी सारे यहाँ सेकेंडरी हैं। फैमिली मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का,
दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे किसी को नमस्ते करते हैं, कोई घर पे आता है तो पानी पिलाते हैं, ये जो भी सामाजिकरण के तरीके हैं, यानी समाज में रहने के, सोशलाइजेशन मतलब हम एक सामाजिक मनुष्य बन पाए, समाज में कैसे रहते हैं वो सीख पाए, अडेप्ट करना, वो हमें सबसे पहले कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है ना। परिवार मिनिएचर वर्जन है किसका? सोसाइटी का। तो फैमिली प्राइमरी इसमें हो गई, और बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी, स्कूल तो स्पेशली, ठीक, वो सेकेंडरी में आएगा। इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी एस्पेक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्नेहा आप में से भी किसी का तो नाम होगा ही, या कई लोगों का नाम हो सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में आप अभी हैं। कितने? 12,314 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 6,700 लोगों ने लाइक किया है। ये इक्वेशन हमें बराबर चाहिए होती है, नहीं तो नंबर कम आते हैं। मजाक कर रहे हैं यार। स्नेहा's height is growing very fast and now her hand can easily reach the handle of her long cupboard from which she can open the cupboard very easily. Sneha's change in height is called dash. यानी स्नेहा एक बच्ची है जिसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। हमारे वाली स्नेहा की तो बढ़ गई होगी जितनी बढ़नी होगी, क्योंकि कोई सीटेड दे रहा है तो हाइट वाइट तो बढ़ गई होगी अब तक, ठीक। तो वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन इजीली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड। तो जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, वो उसका हैंडल तक उसका हाथ पहुंच जाता है, पहले नहीं पहुंच पाता था, है ना। तो अब ये स्नेहाज चेंज इन हाइट इज कॉल्ड, स्नेहा की हाइट में परिवर्तन को क्या कहेंगे बताइए? हाइट में परिवर्तन पूछा है, हाथ से अलमारी खोलने को नहीं पूछा है क्या है, वो फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, क्योंकि आर्म का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ग्रोथ है ये, क्यों? क्योंकि हाइट की बात हो रही है। चेंज इन हाइट, मेजरेबल यूनिट्स में जिन चीजों को मापा जा सकता है, जिन परिवर्तनों को, वो वृद्धि कहलाते हैं। और हाइट क्या है? मेजरेबल है। तो हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का बढ़ना या कम होना, साइज का कम होना या बढ़ना, क्या है? ग्रोथ का हिस्सा है, डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव या मेजरेबल या परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, आपके स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना, वहीं विकास में, आपकी समझ में, आपके इमोशंस में, आपके दिमाग में, ये सारे परिवर्तन आना। यानी क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों प्रकार के चेंजेस डेवलपमेंट में चले जाएंगे। सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस जिनको मापा जा सकता है वो ग्रोथ का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। अफसा कह रहे हैं आप मैम आप बहुत मजाक करते हैं। अरे करते रहना चाहिए यार मजाक, कोई इतना सीरियस होके कहाँ जाना है? पढ़ाई तो ऐसे भी हो रही है ना अच्छे से, थोड़ा माहौल लाइट रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की विकास की दर बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी मच रोल इन इट। भैया ये कह रहे हैं विकास की दर तो निश्चित हो जाती है गर्भ के समय ही, और अब कोई भी एनवायरमेंट का फैक्टर इस पे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चे को खाना पिलाना, सूसू पॉटी कराना सब बंद कर दो, क्योंकि हेरिडिटी ने सब कुछ निश्चित कर दिया है गर्भ के समय ही, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये हो गई निपट मूर्खता की बात। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, अनफोल्ड्स इन अ डायनेमिक मैनर, यानी परिवर्तनशील, चेंजेबल। डायनेमिक मतलब ये परिवर्तनशील है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है जो दर है आपकी। अगर आप बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो विकास अच्छे से होगा, दर बढ़ जाएगी, तेजी से वृद्धि और विकास होगा। उसको ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हैं जिससे उसका दिमाग अच्छा डेवलप हो, तो क्या होगा? तो अनफोल्ड्स इन अ डायनेमिक मैनर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जो आपके जेनेटिक्स हैं, जीन्स और जैसा एनवायरमेंट मिल रहा है, उन दोनों की गुणनफल से, उन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो अनफोल्ड होगा, ठीक है जी। सी ऑप्शन है कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कैन बी प्रिडिक्टेड टू अ लेवल, और समवॉट प्रिडिक्टेड हो सकता है कि कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के लक्षण देख करके कि ये इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से अनुमान लगा दें, है ना। अगर ऐसे प्रिडिक्शन की बात करें तो फिर जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनको तो कह ही दिया था स्कूल से कि भैया तुम तो जाओ घर, तुम्हें नहीं आता वाता कुछ और तुम नहीं पढ़ पाओगे, अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसा कह दिया उनकी मदर को। बाद में वो फिर साइंटिस्ट बने। तो एक्यूरेटली तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, उनके उस समय के लक्षणों को देख के अनुमान लगाया गया, लेकिन सही प्रिडिक्शन थोड़ी हुआ। तो हमेशा प्रिडिक्शन सही होगा या अनुमान सही होगा वो जरूरी नहीं है, चाहे वो आपका ज्योतिष हो, चाहे वो कोई और हो, है ना। देखिए कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल सिंस इट हैपन्स इन अ रैंडम मैनर, ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन है, यानी अनुमान का सिद्धांत है विकास के सिद्धांतों में से एक, कि हम बच्चे की
आज के प्रेजेंट की गति को देखते हुए या एक्टिविटीज को देखते हुए टीचर और पेरेंट्स कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में जाएगा या फिर वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। भाई हम देखते हैं बचपन से एक बच्चा है ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो हमें पता है यार इसको इस तरफ लेके जाओ और ये बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं एज अ टीचर या पेरेंट के रूप में। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उस तरफ देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा करेगा, लेकिन एक्यूरेटली या 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ईश्वर नहीं बन सकते आप, ठीक। तो ये डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, टाइम के साथ अनफोल्ड होगा, एक्यूरेट प्रिडिक्शन संभव नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, किया जा सकता। हम कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक डायलॉग फेमस है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। कई लोगों को स्पीड की चिंता है, कल से 9 बजे क्लास शुरू होगी और किसी ने कहा कि स्पीड में चलो तो देखना फिर क्या ही कर लेंगे। वैसे इतनी दूर से ब्लॉक करने के सिवा, ब्लॉक भी नहीं करते यार, बुरा लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इस पे एक नया क्वेश्चन भी आज है, ये तो आप 2 सेकंड में जवाब देके फटाफट से निकलो, बताओ फटाफट से। आप सोते कब हो? नींद से हम मरे जा रहे हैं। हाँ मैं दिन में सोती हूँ ना। देखो एक बार, मस्तिष्क नमनीयता, नमनीयता मतलब प्लास्टिसिटी, चेंजेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड नहीं है, रिजिड चीज टूट जाएगी, लेकिन प्लास्टिक है दैट मींस, आपको पता है प्लास्टिक इजीली टूटता नहीं है, तो प्लास्टिसिटी जो है दैट मींस फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें लचीलापन है, हमेशा चलता रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है, बात है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन जो है आपका प्लास्टिक इन नेचर है, फ्लेक्सिबल है चीजों को सीखने के लिए, और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगा वो होगा आपका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे, क्योंकि एडोलेसेंस के अंत तक जाते जाते 15-16 साल की उम्र तक मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है आपके ब्रेन का वो हो जाता है, ठीक। तो सेंसिटिव पीरियड पूछे ब्रेन प्लास्टिसिटी का या ब्रेन डेवलपमेंट का, तो भैया अर्ली चाइल्डहुड से लेके पूरा एडोलेसेंस तक, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। और अगर पूछे लैंग्वेज के बारे में तो वो अर्ली चाइल्डहुड, सब में सेम होता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता, एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डोमेन जरूरी है, ये सब बेकार बातें हैं, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार फटाफट से, नया क्वेश्चन एकदम फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कैसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के तत्व और वातावरण के तत्व क्या करते हैं, क्या रोल है इनका, बताइए बताइए फटाफट से बताइए। अभी शिप्रा कुछ नहीं कह सकते, इस पे कोर्ट केस लटका हुआ है। पहला ऑप्शन है हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आनुवांशिकता और वातावरण के कारक का। फिर पड़ता किसका है भैया? 2 ही तो चीजें जिनका आप प्रोडक्ट हो, तीसरा कुछ नहीं है आपके जीवन में। जो भी आज आप हो, या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या फिर दोनों का प्रोडक्ट हो आप, दोनों ने अन्योन्य क्रिया करके जो एक प्रोडक्ट दिया है वो आप हैं। या तो आपको हेरिडिटी से मिला होगा, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, या फिर एनवायरमेंट से आपने गेन किया है कि बोलना कैसे है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, यही तो है दोनों। इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं जटिल तरीके से परस्पर इनकी क्रिया होती है आनुवंशिकता और वातावरण की, जिसका प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है नेवर इंटरैक्ट और इंपैक्ट डेवलपमेंट, भाई हर टाइम इंटरैक्ट करते रहते हैं। हैव, जैसे कि कोरोना भी आया था तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, वो आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है उससे इंटरैक्ट करके, मतलब इवन डिजीज तक आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से चलती हैं, सबको नहीं होती ना। हैव वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, बड़ा इंपैक्ट है इसका। तो हम कहेंगे एक जटिल तरीके की पारस्परिक क्रिया करते हैं आपके आनुवंशिकता और वातावरण, और हम उसी का प्रोडक्ट हैं, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल, लड्डू क्वेश्चन, सोते सोते भी आप इसको कर सकते हैं, कई लोग नींद में हैं वो भी इसको बता पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, अफेक्टिव होता है भावात्मक, ठीक है ना। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र पूछा है, कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं, भावनाओं की बात हो रही है ना, भावनाओं की बात हो रही है। और भावनाएं किससे संबंधित हैं? इमोशनल डेवलपमेंट से। और इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। सामवेगिक विकास, इसका हिंट मैंने आपको एक और क्वेश्चन में दिया था आज, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। विकास के 3 मुख्य पक्ष, PCS और E, ये एक साथ ही जुड़े हुए हैं।
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या सोशियो इमोशनल भी कह देते हैं। इस इमोशनल पक्ष को अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, जो बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। अफेक्टिव मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ, साइकोमोटर रिलेटेड है मतलब फिजिकल एक्टिविटी से, कॉग्निटिव को हम थिंकिंग डोमेन भी या कॉग्निटिव ही कहते हैं। ठीक, तो पूछ सकता है कि फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस, तो अफेक्टिव डोमेन से ही जुड़ा हुआ होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट से। ठीक, फिजिकल, अब फीलिंग फिजिकल थोड़ी ना होती है, फिजिकल उसके रेपरकशन हो सकते हैं कि आपको डर लग रहा है, आपका हाथ कांपने लगे, लेकिन वो फीलिंग से आई है ना वो चीज। स्पिरिचुअल का कोई रोल नहीं है, हम कोई डेवलपमेंट का टाइप नहीं पढ़ते। स्पिरिचुअल कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, थिंकिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड होता तो हम कॉग्निटिव की बात करते। आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 31 क्वेश्चंस करने हैं हमें, 15 और बचेंगे इसके बाद बस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, चिल्ड्रन एक्वायर डैश बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज डैश, यानी बच्चे पहले शारीरिक विकास के क्रम में पहले क्या एक्वायर कर लेते हैं, कौन सी चीज बाद में आती है। तो पहले बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स को एक्वायर करते हैं, बाद में फाइन को, या पहले फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, बाद में ग्रॉस आती हैं, पहले लैंग्वेज आती है, बाद में एनालिटिकल रीजनिंग आती है। अब जो समझदार व्यक्ति होगा उसने देख लिया, पूछा तो था फिजिकल डेवलपमेंट के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यहां ये कह रहे हैं रीजनिंग की बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कहानियां गाने लग गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो बनते ही नहीं है भाई। जब बात ही फिजिकल डेवलपमेंट की हो रही है तो हम कॉग्निटिव को क्यों यहां काउंट करें, हम संज्ञानात्मक की बात क्यों करें, यहां पे खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। यही एलिमिनेशन मेथड है कि आप अपनी समझदारी से दो ऑप्शन तो शुरुआत में हटा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां, आपके पैरों पे, आपके हाथों पर, हाथ भी क्या, आर्म्स, ये भुजाएं आपकी, इन सब पे कंट्रोल आता है आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर। फिर धीरे धीरे आपका फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, भाई आप चलना पहले सीख लेते हैं, पेन पकड़ना या पेन को चलाना बाद में सीख पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना, या खड़े होना आप पहले सीख लेते हैं, हाथ पैर से रोना आप पहले सीख लेते हैं, किसी चीज को पकड़ना आप सीख लेते हैं, लेकिन लिखना प्रॉपरली आप बाद में सीखते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो इसमें ग्रॉस टू फाइन जाता है आपका, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल से भी जोड़ सकते हो उसको, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, चलना फिरना, दौड़ना भागना, फाइन मोटर स्किल्स आपकी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, रीडिंग राइटिंग, ये सब, ठीक।